साथ में आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन है घटना सार उसके करंट और वार्षिक अर्थात जनवरी 2020 से लेकर के अगस्त 2020 के मध्य के जो भी करंट अफेयर हैं उनका जो संग्रह है उसको हम लोग देख रहे हैं। अभी तक इस मैगजीन के अधिकतम सार संग्रह वाला पोर्शन और राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी वाले पोर्शन को देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के संदर्भ में। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2020 सबसे पहले देखते हैं कि यह जो सूचकांक है इंडेक्स जारी कौन करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा विश्व के विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों में शांति की स्थिति पर आधारित रिपोर्ट वैश्विक शांति सूचकांक 2020 या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 जून 2020 में जारी किया गया। तो याद रखिएगा यह जो वैश्विक शांति सूचकांक 2020 है या यह जो सूचकांक है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। रिपोर्ट में शामिल कुल देश कितने हैं? 163 हैं। 163 देशों में शांति के मामले में शीर्ष स्थान मतलब पहले स्थान पर शांति के मामले में कौन है? आइसलैंड है। क्या है? आइसलैंड है को मिला, जबकि दुनिया के सबसे अशांत क्षेत्र के रूप में मतलब सबसे लास्ट में कौन है? 163वें पोजीशन पे वो अफगानिस्तान है। तो दोनों ही आ से हैं। ठीक है, पहले पे आइसलैंड है मतलब सबसे ज़्यादा शांत देश कौन सा है? आइसलैंड है। और सबसे ज़्यादा अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। अब यदि भारत के संदर्भ बात करें तो भारत का इस शांति सूचकांक में 139वां 139 कितना है? 139 स्थान है, जो देश में शांति की चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। 163 देशों में 139वां स्थान मतलब एक तरीके से अशांत देश ही कहलाएगा। वर्ष 2020 की रिपोर्ट में भारत की स्थिति में 2 स्थानों का सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में यह कितनी थी? 141वीं थी। मतलब 2 अंकों का सुधार इस बार हुआ है। 141 से इस बार 139 पहुंच गए हैं हम लोग। तथा 2018 में कितनी थी? 2018 में 136 थी और 2017 में कितनी थी? 137 थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो पिछले वर्ष के कंपेयर में तो हम लोग सुधरे हैं, और इससे पहले 18 में जो है इससे बेहतर पोजीशन में थे, 136वीं में थे, और 17 में 137, तब भी इससे बेहतर ही पोजीशन में थे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 के दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश आइसलैंड है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर कौन सा? दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, तीसरे पे पुर्तगाल है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है, पांचवें पे डेनमार्क, छठे पे कनाडा और सातवें पे सिंगापुर का स्थान। तो 3 का स्थान याद रखिए, पहले पे आपका आइसलैंड आता है, दूसरे पे न्यूजीलैंड आता है और तीसरे पे पुर्तगाल। तो ये सर्वाधिक जो है शांत देशों की कैटेगरी में आएंगे। तथा वर्ष 2020 की रिपोर्ट में सर्वाधिक अशांति वाला देश जो है वो अफगानिस्तान है 163वें पोजीशन पे, जबकि 162वें पोजीशन पर सीरिया है और 161वें पर इराक है। सीरिया और अफगानिस्तान को पिछले वर्ष 2019 की रिपोर्ट में भी सर्वाधिक अशांति वाला देश बताया गया था। तथा भारत का इस वर्ष की रिपोर्ट में 163 देशों की सूची में जहां 139वां स्थान है, वहीं इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान का 152वां स्थान है। भूटान की बात करें, हमारे पड़ोसी देश भूटान की, वहाँ पर 19वें स्थान पर, मतलब वह एक शांति वाला देश है। वहीं अन्य पड़ोसी देशों में बात करें तो नेपाल जो है 73, इसकी भी स्थिति जो है भारत से बहुत बेहतर है, और श्रीलंका 77 पे है, तथा बांग्लादेश 97 पे है। हाँ, बांग्लादेश 97 पे है और 104वें स्थान पर 104 पे कौन सा है? चीन है, और 127वें स्थान पर म्यांमार है। तो पाकिस्तान को छोड़ करके, यदि पाकिस्तान को छोड़ दें तो जिनसे भी हमारी सीमा सटती है, और अफगानिस्तान को छोड़ दें, अफगानिस्तान आपकी सबसे लास्ट में है 163वें पे, तो पड़ोस में जो भी हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके सबसे खराब स्थिति जो है वो भारत की ही है। और हमारे पड़ोस में सबसे अच्छी स्थिति इसकी है तो वह भूटान की है, वह 19वें पोजीशन पे है। अन्य प्रमुख देशों में ऑस्ट्रेलिया 13वें पे है, मॉरिशस 23वें पे है, ताइवान 37वें पे है, स्पेन 38वें पे है, ब्रिटेन 42वें, दक्षिण कोरिया 48वें पे। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तथा इसके अलावा यदि बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक जिससे 14वें रैंक तक के देशों में अति उच्च शांति मतलब उसको वेरी हाई पीस की स्थिति रिपोर्ट में दर्शाई गई है। ठीक है, जो 14 रैंक तक जिन्होंने हासिल किया है। वहीं 15 से लेकर 60 रैंक वाले देशों में उच्च शांति हाई पीस की स्थिति
और 62 से लेकर 124 रैंक वाले देशों में मध्य शांति, मतलब मीडियम पीस की कैटेगरी में, इसमें आपका चाइना भी आ जाता है। तथा 125 से लेकर 137 रैंक वाले देशों में निम्न शांति, लो पीस, व इससे अधिक रैंक वाले देशों में अति निम्न शांति, वेरी लो पीस वाली रिपोर्ट में लो पीस इस रिपोर्ट में बताई गई है। तो इस प्रकार से यदि देखें भारत किस कैटेगरी में आएगा, तो भारत जो है आपका 139 पोजीशन पे है। भारत की जो पोजीशन है कितनी है, 139 है। तो इस प्रकार से यह 137 के बाद आता है। तो यह आपका अति निम्न शांति अर्थात वेरी लो पीस वाली कैटेगरी के अंतर्गत आता है। वर्ष 2020 की नवीनतम ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 163 देशों में से 81 देशों में शांति की स्थिति जो है 2019 की तुलना में सुधार हुआ है, जबकि 80 देशों में स्थिति 2019 की तुलना में खराब हुई है। 2019 की तुलना में 2020 में संपूर्ण विश्व के लिए औसत पीस सूचकांक में 0.34% की गिरावट आई। मतलब ये ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे देखें तो शांति में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के संदर्भ में बात करें तो 4 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में पहला, चूंकि यह पहला है इसलिए महत्वपूर्ण, पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद व्यापक रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिपत्र या इंग्लिश में कहें तो शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक भी जारी किया है। इसके तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने, रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक सहयोग, कृषि सहयोग और जल संसाधन प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में समर्थन, लोक प्रशासन और गवर्नेंस में सहयोग शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है सभी इच्छुक हिस्सेदारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14वें पूर्वी शिखर सम्मेलन में घोषित हिंद प्रशांत महासागरीय पहल, जिसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं IPOI, क्या है IPOI, इसको पूरा नाम क्या है, हिंद प्रशांत महासागरीय पहल, विकसित करने के लिए निकटता से काम करेंगे। इस पहल के माध्यम से वे साझा समुद्री क्षेत्र के प्रबंधन में सुधार करने का प्रयास करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्र कानून पर संयुक्त रूप से कन्वेंशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में अंक्लाश कहते हैं, UNCLOS, इसी को हिंदी में कहा जाता है समुद्र कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित है। दोनों देशों के बीच इस दौरान 7 समझौते, कितने समझौते हुए, 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें साइबर और साइबर सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग, खनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग, परस्पर लॉजिस्टिक सहयोग समझौता, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों, व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा जल संसाधन प्रबंधन सहयोग पर समझौते शामिल हैं। दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने और अन्य साझा प्राथमिकताओं पर भी कार्य करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष के तहत सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। और याद रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष जो है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। कब की गई थी, 2006 में इस कोष की स्थापना की गई थी। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन या पहला इसके बीच में इस प्रकार शिखर सम्मेलन किया गया है और इस दौरान 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए तथा ये जो ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष है इसमें सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है और इस कोष की स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 के संदर्भ में। तो ब्रिटेन की मेजबानी में 4 जून 2020 को वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। तो यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है, तो ब्रिटेन के द्वारा की गई है। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों, व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों तथा राष्ट्राध्यक्षों नेताओं ने हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। दुनिया भर की सरकारों ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन, जिसको नाम दिया गया है क्या, गॉवी, क्या नाम दिया गया है, गॉवी के लिए $8.8 बिलियन जुटाने की प्रतिबद्धता सम्मेलन में व्यक्त की है ताकि कोरोना वायरस द्वारा बाधित टीकाकरण कार्यक्रमों में मदद मिल सके। भारत ने भी गावी को
$15 मिलियन देने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, ये वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर यह जो है इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है आपका ये गॉबी है। तो याद रखिएगा भारत ने कितना इसमें सहयोग करने की मतलब सहमति है, $15 मिलियन की। ज्ञात तो हो कि यह शिखर सम्मेलन गावी के लिए कम से कम 7.4 बिलियन डॉलर का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया गया था। ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन की खोज के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। वैक्सीन गठबंधन गावी को वर्ष 2000 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक, अनुसंधान एजेंसियों, वैक्सीन निर्माताओं और कई अन्य निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के तहत स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला है हागिया सोफिया संग्रहालय। हागिया सोफिया संग्रहालय की बात करें तो 10 जुलाई 2020 को तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का विवादित निर्णय सुनाया है। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेशेप तैयब एर्दोगन ने हागिया मस्जिद सोफिया को मस्जिद के रूप में खोलने की घोषणा की है। 24 जुलाई 2020 से वहां पर नमाज भी अदा की जाने लगेगी। हागिया सोफिया को 1500 वर्ष पूर्व ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजाघर के रूप में बेजंटाइन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने 537 ईस्वी में निर्माण करवाया था। तो मतलब ये पहले क्या था, एक गिरजाघर था। 1453 ईस्वी में इस चर्च को उस्मानियाई शासकों ने मस्जिद में बदल दिया और फिर 1934 ईस्वी में तुर्की के धर्मनिरपेक्ष शासक कमाल अतातुर्क ने हागिया सोफिया को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि वर्तमान में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका तुर्की में स्थित है, अर्थात टर्की में। अगला है सिंगापुर में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री लुंग की सत्ता वापसी। तो इससे बात कर लेते हैं। सिंगापुर की सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी ने 10 जुलाई 2020 को देश में हुए आम चुनाव में भारी जीत दर्ज की। इन चुनावों का परिणाम 11 जुलाई को घोषित हुआ। कोविड महामारी या वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप के बीच सिंगापुर में नई सरकार के गठन हेतु हुए आम चुनाव में लोगों ने मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनकर मतदान किया। पीएपी अर्थात पीपुल्स एक्शन पार्टी ने अंतिम परिणामों के 15 दिन बाद 25 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ली शियन लुंग ने 37 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल की घोषणा की। इसके बाद 27 जुलाई को राष्ट्रपति कार्यालय इस्ताना में ली शियन लुंग ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किए। इन चुनावों में पीएपी अर्थात पीपुल्स एक्शन पार्टी को 93 सीटों में से 83 सीटों पर जीत मिली। उसने 15 बहु सीटों वाले निर्वाचन क्षेत्रों और 13 एकल सीट वाले वार्डों में जीत दर्ज की है। चुनाव में जहां पीएपी को 61.24% वोट मिले, वहीं मुख्य विपक्षी वर्कर्स पार्टी ने पहली बार रिकॉर्ड 10 सीटों पर जीत दर्ज की है तथा पीएपी को मिले 61.24% वोट जो है 2015 के चुनाव की तुलना में 8.7% कम है। पिछले चुनाव में लुंग की पार्टी को 69.9% वोट मिले थे। 1965 से सत्ता में रही दक्षिणपंथी पीपुल्स एक्शन पार्टी दुनिया की दूसरी किसी भी राजनीतिक पार्टी की तुलना में अधिक समय तक सत्ता में रही है। 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र होने के बाद से ही यह पार्टी सत्ता में है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2020 को आम चुनाव में सफलता की बधाई प्रधानमंत्री ली सियन लुंग को दी है और वर्ष 2004 से लुंग जो है ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। आगे चलते हैं, अगला है डोमिनिका बनेगा दुनिया का पहला तूफान रोधी देश। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डोमिनिका 2 साल पहले हरिकेन मारिया के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गया था। 2 साल पहले आए इस शक्तिशाली तूफान से देश का ये जो डोमिनिका देश है इसका 226% जीडीपी और 90% बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया था। अब इस देश ने खुद को तूफान रोधी बनाने की योजना तैयार कर ली है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने हरिकेन मारिया के देश से टकराने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए फंड की मांग की जो न सिर्फ शक्तिशाली तूफानों को शारीरिक तौर पर झेलने में सक्षम हो बल्कि आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से भी। तो याद रखिएगा कि दुनिया का पहला तूफान रोधी देश कौन सा बनेगा, डोमिनिका बनेगा। चीन द्वारा अगला है चीन द्वारा हांगकांग संबंधित विवादित कानून पारित करना। तो चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी द्वारा 30 जून 2020 को हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पारित कर दिया गया है। 1 जुलाई से यह लागू किए गए इस कानून के प्रति लोगों में भारी
असंतोष हांगकांग में व्याप्त है। यह कानून पहली बार चीन को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र SAR के गठन के लिए शक्ति प्रदान करता है। इससे हांगकांग की स्वायत्तता समाप्त हो सकती है। चीनी संसद द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पारित इस नए कानून का उद्देश्य हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए कानूनी प्रणाली और प्रवर्तन तंत्र को स्थापित करना और उसमें सुधार करना है। इसके अनुसार कानूनों का दायरा ऐसी किसी भी गतिविधि को कवर कर सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालती है। इस कानून से चीन की सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार हांगकांग में अपने कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य अलगाववादियों, विध्वंसक, घुसपैठ या विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हांगकांग के विदेशी और विदेशी ताकतों के उपयोग को रोकने और दंडित करने के उपायों को सक्षम करना है। नए कानून के तहत प्रदर्शनकारी यदि राजनीतिक उद्देश्य के लिए चीन सरकार पर दबाव बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, आगजनी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे कोई कार्य करते हैं तो इसे आतंकवादी घटना मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे गंभीर मामलों में विवेचना का अधिकार चीनी सरकार के पास होगा। हांगकांग सरकार व उसके कर्मचारियों की कोई भूमिका इस कानून को लागू कराने में नहीं रहेगी तथा कानून से जुड़ा स्टाफ भी हांगकांग सरकार के नियंत्रण में नहीं होगा। पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग को 1997 में 1997 में मुख्य भूमि चीन को सौंप दिया गया था, जो इसके विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। ज्ञात है कि हांगकांग ब्रिटिश शासन से 1997 में एक देश दो व्यवस्था के तहत चीन के साथ आया था। इस व्यवस्था के तहत हांगकांग वासियों को खुद के भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। इनमें अलग न्यायपालिका व नागरिकों के लिए आज़ादी के अधिकार शामिल है। यह व्यवस्था 2047 तक के लिए, कब तक के लिए? 2047 तक के लिए। इस कानून के खिलाफ हांगकांग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने चीन के इस निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। आगे चलते हैं। अगला है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 के संदर्भ में। तो कौन से नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन है? 36वां है। तो 26 जून 2020 को 36वां वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन जो है यह हनोई, वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। तो याद रखिएगा इसकी थीम कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, मतलब इसका होस्ट कौन था? तो वियतनाम था और वियतनाम के हनोई में इसको होस्ट किया गया। आसियान के इस शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य जो है कोविड-19 महामारी, प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग पर था। इस सम्मेलन से पूर्व यह सम्मेलन जो है अप्रैल 2020 में वियतनाम के दा नांग में होने वाला था, जिसे कोविड-19 महामारी का स्थगित कर दिया गया था। और याद रखिएगा जो आसियान यह समूह है इसमें 10 देश शामिल हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं और इसका सदस्य भारत नहीं है। आगे चलते हैं। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के बारे में बात करते हैं। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने 24 जून 2020 को विश्वविद्यालयों की नई पीढ़ी के लिए वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की है। तो किसने जारी किया है? टाइम्स हायर एजुकेशन ने। यह रैंकिंग 50 वर्ष से कम उम्र के विश्वविद्यालयों की है, जिसमें दुनिया भर के 414 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें सिर्फ 2 भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल हैं। अब ये 100 में कौन से 2 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो इसमें IIT रोपड़ और IIT इंदौर को क्रमशः 62वीं अर्थात IIT रोपड़ को 62वीं और IIT इंदौर को 64वीं रैंक मिली है। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान पर आपका हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हांगकांग को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले पे कौन सा है और भारत के संदर्भ में यही महत्वपूर्ण है। तो पहले पे आपका हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हांगकांग है और भारत के 2 जो है IIT रोपड़ और IIT इंदौर है। IIT रोपड़ की 62वीं और IIT इंदौर की 64वीं है। यदि जो अन्य जो शीर्ष 10 हैं इसमें शामिल, उनको एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो पहले पे आपका हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दूसरे पे नॉनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर है, तीसरे पे पेरिस साइंसेज एट लेट्रस PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस है, फ्रांस में स्थित। चौथे पे है संत अन्ना स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज पीसा, इटली में है। पांचवें पे कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दक्षिण कोरिया में। छठे पे मास्ट्रिच विश्वविद्यालय नीदरलैंड में। सातवें पे हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी है। आठवें पे पोहांग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दक्षिण कोरिया में। नौवें पे सोरबोन विश्वविद्यालय फ्रांस में है और 10वें पे पोम्पेड फवरा यूनिवर्सिटी स्पेन में। तो IIT रोपड़ और इंदौर के बाद जिन अन्य भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में सूचीबद्ध किया गया उनमें IISER पुणे, IIT गांधीनगर, अमृता विश्व विद्यापीठम, IIT
भुवनेश्वर, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईएम हैदराबाद शामिल है, जो 101 से लेकर 200 रैंक के बीच में है। इन विश्वविद्यालयों को इन विश्वविद्यालयों के 5 मापदंडों टीचिंग, रिसर्च, इंटरनेशनल आउटलुक और इंडस्ट्रियल आउटपुट शामिल हैं। इन मापदंडों को दिया जाने वाला वेटेज शिक्षण, अनुसंधान और प्रशस्ति पत्र के लिए 30% तथा अंतर्राष्ट्रीय पहलू के लिए 7.5% एवं उद्योग के पहलू के लिए 2.5% रहा है। यह बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला बात कर लेते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 के बारे में। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020, तो इस इंडेक्स को देख लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, क्या है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 12 मार्च 2020 को समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020, इंग्लिश में कहें तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में दुनिया के 100 देश शामिल किए गए। कितने देश शामिल किए गए? 100 देश। तो यहाँ फैक्ट याद रखिएगा कि इस जो इंडेक्स को जारी किसने किया, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। कुल 100 देश इसमें शामिल रहे हैं, ठीक है, जो दुनिया के 96% GDP और 91% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और लोगों की इंटरनेट प्रयोग की तत्परता के आधार पर समावेशी इंटरनेट सूचकांक तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा, यह जो इंडेक्स 2017 से जारी किया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। वर्ष 2020 के सूचकांक में स्वीडन जो है शीर्ष पर है। तो याद रखिएगा, शीर्ष पर कौन सा देश है? वो स्वीडन है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका न्यूजीलैंड है और अमेरिका का स्थान आता है, ठीक है, मतलब दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया चौथे पे और डेनमार्क 5वें स्थान पर है। तो ये 5 रैंक एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। पहले पे स्वीडन है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है और 5वें पे डेनमार्क है, ठीक है। इसके अलावा अन्य प्रमुख देशों में दक्षिण कोरिया 6वें पे है, कनाडा 7वें पे, ब्रिटेन 8वें पे, फ्रांस 9वें पे और स्पेन 10वें पे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस वर्ष के सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 46वीं है। कितनी है? 46वीं है। तो भारत की रैंक याद रखिएगा 46, जबकि पिछले वर्ष कितनी थी? 47 थी। मतलब 2019 वाला जो सूचकांक था वहाँ पर 47 थी और इस बार 46, मतलब एक रैंक का सुधार हुआ है। तत्परता स्तंभ में भारत 12वें स्थान पर है और इंटरनेट की उपलब्धता स्तंभ में विशेषकर महिलाओं तक पहुंच के मामले में भारत का प्रदर्शन जो है खराब है। भारत अपने पड़ोसी देशों में चीन के अलावा अन्य से बेहतर स्थिति में है, ठीक है। यदि अपने पड़ोस में देखें तो केवल चीन ही भारत से बेहतर है, चीन के अलावा अन्य से भारत जो है बेहतर स्थिति में है। सूचकांक में पाकिस्तान जो 76वें पोजीशन पर है, बांग्लादेश 70 पे है, म्यांमार 67 में है और श्रीलंका 56वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर बरूंडी जो है वो 100वें पोजीशन पर है, मतलब सबसे लास्ट में इसके 100वें नंबर पर कौन है? वो बरूंडी है। जबकि लाइबेरिया जो है 99वें पे है, मेडागास्कर 98वें पे, मलावी 97वें पे और बुर्किना फासो जो 96वें स्थान पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये द इकोनॉमिस्ट समूह की एक आर्थिक विश्लेषण तथा अनुसंधान संस्था है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। तो इसके बारे में कुछ ही चीज़ याद रखिएगा कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है। इसमें जो है टॉप पे कौन है? तो टॉप पे आपका स्वीडन है, ठीक है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें पे डेनमार्क है। कई बार क्या होता है 3-4 का आपको दे करके मैच करने के लिए पूछ सकता है। और भारत का क्रम याद रखिएगा, भारत की जो रैंक है वो 46वीं है, जबकि पिछले साल जो थी 2019 में 47वीं थी, मतलब एक अंक का सुधार हुआ है। और भारत का जो है अपने पड़ोसी देशों में चीन के अलावा देखें तो अन्य पड़ोसी देशों से बेहतर पोजीशन में है। आगे बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने। तो इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। 25 जून से 1 जुलाई 2020 के बीच में रूस में हुए संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह में राष्ट्रपति पुतिन को मजबूत समर्थन मिला है। इस समर्थन के बाद राष्ट्रपति पुतिन अगले दशक के मध्य तक यानी 2036 तक सत्ता में बने रह सकते हैं। रूसी जनता ने उस कानूनी संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पुतिन को 2024 में वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति पर 6 वर्ष के 2 और कार्यकाल मिलेंगे। 78% रूसी जनता ने इस कानूनी संशोधन को समर्थन दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं को वर्ष 2026 तक सत्ता में बनाए रखने की अनुमति वाले संविधान संशोधन को लागू करने के लिए 3 जुलाई 2020 को आदेश दिए,
जिसके बाद 4 जुलाई से यह संशोधन प्रभावी हो गया। पुतिन ने जनवरी 2020 में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया था, जिसे रूसी संसद पहले ही मंजूर कर चुकी थी। रूस की संसद के निचले सदन ने 2024 में फिर से राष्ट्रपति पद के लिए व्लादिमीर पुतिन को अनुमति देने वाले संवैधानिक संशोधन को 11 मार्च 2020 को पारित किया। इससे व्लादिमीर पुतिन ने 2026 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता खुल गया है। 450 सदस्यीय निचले सदन ड्यूमा में 383 सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी ने भी इसके विरुद्ध मतदान नहीं किया। 43 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, 24 सदस्य अनुपस्थित रहे। यह प्रस्ताव जो सांसद वेलेंटिना तेरेस्कोवा द्वारा लाया गया था। ज्ञात हो कि तेरेस्कोवा 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, अब वर्तमान में ये सांसद है। वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो है ये कौन थी? ये 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। व्लादिमीर पुतिन 1999 से लगातार सत्ता में है, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे। 2002 से 2008 और 2012 से वर्तमान तक राष्ट्रपति पद पर ये आसीन है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के बारे में। तो यह IMD जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के बारे में और चीज़ें देखें तो जून 2020 में विश्व के 63 देशों, कितने देश शामिल हैं? 63 देशों की IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 या IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में जो है सिंगापुर जहां पहले स्थान पर, वहीं वेनेजुला अंतिम स्थान पर होती है। याद रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? सिंगापुर है। और आपका लास्ट पोजीशन अर्थात 63 पोजीशन पे कौन है? तो वेनेजुला है, जहां पे वर्तमान में गृह युद्ध चल रहा है। वेनेजुला आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो वहीं वेनेजुला जो है अंतिम स्थान पर है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक जो है वो कौन सी है? 43 है। विगत वर्ष भी भारत की रैंक 43 थी, मतलब 2020 में भी 43 है और जो 2019 वाली रैंकिंग में भी 43 थी। तो इस सूचकांक में भारत का कुल स्कोर जो है 62.95 रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा। तथा इस सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश कौन से? तो पहले पे आपका सिंगापुर है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे नीदरलैंड और 5वें पे हांगकांग है। ठीक है, तो ये 5 हैं। तो पहले पे जरूर याद रखिएगा, पहले पे कौन है? सिंगापुर है। और इस सूचकांक में निम्नतम स्थान पर रहने वाले 5 देश कौन से? तो लास्ट में 63 पे वेनेजुला है, उससे ऊपर जो है अर्जेंटीना है, अर्थात 62वें पोजीशन पर अर्जेंटीना है, 61वें पे मंगोलिया है, 60वें पे क्रोएशिया है और 59वें पे दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स देशों में यदि बात करें तो भारत के अलावा चीन जो है इसमें 20वें पोजीशन पर है, रूस 50वें पे है, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका जो है 59वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से ब्रिक्स देशों में देखें तो भारत की जो रैंक है वो ब्राज़ील की 56वीं है, 56 और दक्षिण अफ्रीका की 59वीं है। तो ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका से भारत की जो रैंक है सही है, यहाँ तक कि आपकी रूस से भी। केवल चीन की रैंक जो है ब्रिक्स देशों में भारत से बेहतर, अन्य से जो है भारत की रैंक जो है बेहतर है। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स देशों में चीन की रैंक 20वीं है, मतलब चीन ही इकलौता देश है जिसकी रैंक भारत से बेहतर है और अन्य की जो रैंक है वो भारत से नीचे है। रूस 50वें पे है, ब्राज़ील 56वें पे है और दक्षिण अफ्रीका 59वें पे है। विश्व के अन्य प्रमुख देशों में अमेरिका 10वें पे है, कनाडा 8वें पे, जर्मनी 17वें पे, ऑस्ट्रेलिया जो है 18वें पे और UK इंग्लैंड जो है 19वें स्थान पर है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि इसमें टॉप पे कौन है? तो सिंगापुर है, सिंगापुर टॉप पे है और लास्ट में वेनेजुला है और भारत की 43वीं रैंक है और पिछले वर्ष भी 43वीं ही। ठीक है, और ब्रिक्स देशों में केवल चीन ही भारत से बेहतर पोजीशन पर है। आगे वाला बात करते हैं। भारत जो है 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो 17 जून 2020 को भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को कुल 8वीं बार परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। महासभा में हुए मतदान में भारत के पक्ष में 184 और विपक्ष में 8 वोट पड़े। भारत को सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय समिति के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। भारत के साथ अन्य सदस्यों में आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या और नॉर्वे को UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये जो 15 सदस्यीय समिति होती है इसमें 5 सदस्य तो क्या होते हैं आपके? वो स्थायी होते हैं, जबकि जो 10 होते हैं उनका 2-2 वर्ष पर चुनाव किया जाता है, मतलब 2 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है।
तो नवनिर्वाचित सदस्यों का 2 वर्षों का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और इनका कार्यकाल 2022 तक रहेगा। भारत का यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में 8 कार्यकाल जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहली बार इसको जो इसका अध्यक्षता मिली थी या सदस्यता जब मिली थी 1950 से 51 के लिए, फिर 1967 से 68 में, फिर 72 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 91 से 92, 2011 से 12 और इस बार जो है 21 से 22 तक के लिए। अगस्त 2021 के लिए भारत यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, वहाँ पर ये अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम, सेंट विंसेंट व ग्रेनाइड्स का कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ है। और यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। आगे चलते हैं, अगला है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो एल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी, एल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी, एल यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से दुनिया के 180 देशों का, कितने देशों को शामिल किया गया है? 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिपोर्ट 8 जून 2020 को जारी की गई। 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में जहां डेनमार्क जो है वो 82.5 के EPI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। EPI अर्थात इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, EPI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर, वहीं लाइबेरिया जो है 22.6 के EPI स्कोर के साथ 180वें स्थान पर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इस जो यह सूचकांक है इसमें 180 देश शामिल हैं। पहले पे आपका डेनमार्क है और लास्ट 180वें पे आपका कौन सा है? लाइबेरिया है। यह जो EPI 2020 है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसमें भारत जो है 27.6 के स्कोर के साथ घाना के साथ, घाना जो देश है अफ्रीकन कंटिनेंट का, तो घाना के साथ संयुक्त रूप से 168वें पोजीशन पर, कहाँ पर है? 168वें, 180 देश में 168वीं पोजीशन, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में है। पर्यावरणीय विषयों जैसे कि हवा की गुणवत्ता में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया जिससे उसकी रैंकिंग 179 भी है। वहीं जैव विविधता और आवास के मामले में 148वीं तथा जलवायु परिवर्तन संकेतों में वह 106वें स्थान पर है। EPI 2018 में भारत जो है 30.57 स्कोर के साथ 177वें स्थान पर था। मतलब इससे पहले जो यह इंडेक्स जारी हुआ था उसमें 177 पे था और इस बार क्या है 168 पर है। तथा यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 5 देशों को यदि देखें तो नंबर 1 पे डेनमार्क है, दूसरे पे लग्जमबर्ग है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है और चौथे पे ब्रिटेन और 5वें फ्रांस है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सतत स्थिति का मूल्यांकन अनेक प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। EPI अर्थात पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न मानकों से जुड़ी श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। EPI की श्रेणियां एवं उनका प्रतिशत हिस्सा यदि देखा जाए तो ये जो 11 हैं कौन कौन से, इसमें जैव विविधता और आवास है, इसका जो वेटेज है 15%, पारिस्थितिकी सेवाएं इसका वेटेज 6%, वायु गुणवत्ता का 20%, स्वच्छता और पेयजल का 16%, मत्स्य का 6%, जल संसाधन का 3%, जलवायु परिवर्तन का 24%, प्रदूषक उत्सर्जन का 3%, अपशिष्ट प्रबंधन का 2% और भारी धातु का 2%। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तथा EPI में शामिल 180 देशों में भारत केवल 11 देशों बरूंडी, हैती, चाड, सोलोमन द्वीप, मेडागास्कर, गिनी, कोटो डी आइवर, सियरा लियोन, अफगानिस्तान, म्यांमार और लाइबेरिया से बेहतर स्थिति में है। दक्षिण एशिया में भारत केवल अफगानिस्तान से बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? 142वीं, जबकि भारत की 168वीं है। भारत का एक अन्य पड़ोसी देश चीन सूचकांक में 120वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के विभिन्न संकेतकों में भारत को की रैंकिंग देखें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य में देखें तो 172वीं पे है, वायु गुणवत्ता में 179 है, स्वच्छता पेयजल में 139 है, भारी धातु में 174 है, अपशिष्ट प्रबंधन में 103 है, जैव विविधता और आवास में 148 है, जल संसाधन 94 है, जलवायु परिवर्तन 106 है, मात्स्यिकी में 35 है, प्रदूषक उत्सर्जन में 145 है और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में 93 है।
तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिण एशियाई देशों की EPI रैंकिंग क्या है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में? तो भूटान की 107वीं है, श्रीलंका की 109वीं है, मालदीव की 127 है, पाकिस्तान की 142वीं है, नेपाल की 145वीं है, बांग्लादेश की 162वीं है, भारत की 168वीं है और अफगानिस्तान की 178वीं है। तो दक्षिण एशिया में भारत केवल जो है अफगानिस्तान से बेहतर पोजीशन में, बाकी अन्य से बेहतर पोजीशन में नहीं है। और सूचकांक में निम्न स्थान प्राप्त करने वाले 5 देश कौन से हैं? तो लास्ट में, सबसे लास्ट में, मतलब 180वें नंबर पे लाइबेरिया है, 179 पे म्यांमार है, 178 पे अफगानिस्तान है, 177 पे सिएरा लियोन है और 176 पे कीटो डी आइवरी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क है। ठीक है, लास्ट में लाइबेरिया है। भारत 168वें स्थान पर है। आगे चलते हैं, अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। इसके बारे में बात करते हैं। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा दुनिया के 115 देशों, कितने देशों को शामिल किया गया है? 115 देशों की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI जारी किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो सूचकांक है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह इंडेक्स वह विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अन्य चीज़ों को देखें तो इस सूचकांक में यूरोपीय देश स्वीडन जो है वो लगातार तीसरे वर्ष 74.2 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। मतलब लगातार यह तीसरा वर्ष है जब स्वीडन इस इंडेक्स में नंबर 1 पर रहा है। तो नंबर 1 पे कौन सा है? स्वीडन है, याद रखिएगा। और सूचकांक में शामिल शीर्ष 10 देशों को यदि बात करें तो नंबर 1 पे स्वीडन है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे डेनमार्क, पाँचवें पे नॉर्वे, छठे पे ऑस्ट्रिया, सातवें पे UK है, आठवें पे फ्रांस, नौवें पे नीदरलैंड और 10वें पे आइसलैंड है। तथा यह जो ETI है, ETI रिपोर्ट जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें शामिल 115 देशों में 11 देश शामिल 115 देशों में 11 देशों भारत, अर्जेंटीना, बुल्गारिया, चीन, चेक गणराज्य, डोमिनिक गणराज्य, आयरलैंड, इटली, स्लोवाक गणराज्य, श्रीलंका और यूक्रेन ने ऊर्जा संक्रमण की दिशा में लगातार सुधार किया है। इस सूचकांक का मापन जो है ऊर्जा त्रिकोण एनर्जी ट्रायंगल के 3 संकेतकों आर्थिक विकास और वृद्धि, ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा, और तीसरा है पर्यावरणीय स्थिरता। तो ये ट्रायंगल बनाएंगे आप, इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बनाएंगे ऐसे। तो इसमें पहला आपका है आर्थिक विकास और वृद्धि, और दूसरा है ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा, तीसरा आपका है पर्यावरण स्थिरता। यही क्या कहलाता है? आपका एनर्जी ट्रायंगल के आधार पर किया जाता है। सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहने वाले देशों ने अपने ऊर्जा आयात का ऊर्जा सब्सिडी में कमी की है तथा राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सूचकांक में भारत ने ऊर्जा त्रिभुज के तीनों आयामों में, ये 3 आयाम है आर्थिक विकास और वृद्धि, ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा, तीसरा पर्यावरण स्थिरता, इन तीनों आयामों में सुधार करते हुए 74वें स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया? 74 स्थान प्राप्त किया है। जबकि 2019 में कौन सी रैंक थी? 76 थी। तो 2 अंकों का सुधार हुआ है, याद रखिएगा। भारत की रैंक क्या है? 74वीं है और 2019 में 76वीं थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट, कितना? 275 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों के कारण उसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस वर्ष भारत का स्कोर 51.5% रहा है तथा इसमें भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें क्या है। तो चीन की जो है पोजीशन क्या है? 78 है, 78 है, बांग्लादेश की 87 है, पाकिस्तान की 94 है, नेपाल की 95 है और श्रीलंका की 55 है। इस प्रकार से पड़ोस में देखें तो श्रीलंका की स्थिति जो है भारत से बेहतर है और भारत की स्थिति अन्य से यहाँ पर चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से बेहतर है। सूचकांक में शामिल जो निम्नतम रैंकिंग वाले देश हैं 5 देश, उनको देखें तो 115वें रैंक पर जो है, मतलब सबसे लास्ट में हैती है, 114 पे लेबनान है, 113 पे नाइजीरिया है, 112 पे कैमरून है, 111 पे वेनेजुला है। तथा ETI सूचकांक देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन जो है वो पर्यावरण संधारणीयता, ऊर्जा सुरक्षा का टिकाऊ, सुरक्षित,
सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियाँ अपनाने के लिए तत्परता जैसे संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि पहली चीज़ कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है, स्वीडन लगातार तीसरी वर्ष है। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है। और भारत की स्थान कौन सा है, 74वीं है, 74। 2019 में 76वीं थी, 2 अंक का सुधार हुआ है। लास्ट में सबसे लास्ट में कौन सा है, 35 है। अपने पड़ोस में देखें तो इसके पड़ोस में केवल श्रीलंका की स्थिति से बेहतर दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। तो अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा 4 मार्च 2020 को फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका शीर्षक था ए लीडर लेस स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। अ लीडर लेस स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। रिपोर्ट में दुनिया के 195 देश, कितने देश, 195 देशों में वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। इसमें 83 देशों को स्वतंत्र, 63 देशों को आंशिक रूप से स्वतंत्र तथा 49 देशों को स्वतंत्र नहीं की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को 100 में से 100 स्कोर मिला है। किसको, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को। स्वतंत्र श्रेणी में शीर्ष 5 देश जो हैं वो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग शामिल है। स्वतंत्र श्रेणी में निचले पायदान पर जो है, स्वतंत्र श्रेणी में निचले पायदान पर कौन से हैं, बोत्सवाना है, पेरू है, भारत, तिमोर लेस्ते तथा ट्यूनीशिया है। तो इसमें स्वतंत्र वाली श्रेणी में जो है भारत भी शामिल है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 संकेतकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें राजनीतिक अधिकार, जिसमें जो अंक है 0 से 40 अंक, और नागरिक स्वतंत्रता 0 से 60 अंक शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट में भारत को तिमोर लेस्ते और सेनेगल के साथ 83वें स्थान पर रखा गया। इस पोजीशन पर 83वें, 195 देशों में 83 में भारत के साथ ही इसी पोजीशन पर तिमोर लेस्ते हैं और सेनेगल भी है। स्वतंत्र वर्ग के रूप में वर्गीकृत देशों में केवल ट्यूनीशिया को भारत से कम स्कोर प्राप्त हुआ है। मतलब स्वतंत्र वर्ग में जो 83 देश हैं, ठीक है, इसमें केवल ट्यूनीशिया जो है भारत से पीछे है। बाकी सबके स्कोर जो है भारत से बेहतर है। भारत का स्थान इस वर्ष विश्व के 25 सबसे बड़े लोकतंत्रों के स्कोर में सबसे कम है। इस वर्ष भारत का स्कोर 4 अंक गिरकर 71 हो गया है। पिछले संस्करण में भारत को 75 अंक प्राप्त हुए। भारत ने राजनीतिक अधिकार श्रेणी में 40 में से 34 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता श्रेणी में उसे 60 में से केवल 37 अंक ही मिले हैं। तो याद रखिएगा, यह फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एक अमेरिकी संस्था है फ्रीडम हाउस। और इसमें जो है टॉप पे कौन है, तो टॉप पे जो है 3 देश हैं जिनको 100 स्कोर मिले, 100 में से 100 मिले हैं, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। भारत पोजीशन क्या है, 83 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के संदर्भ में, ठीक है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जो है में दुनिया के शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी को स्थान दिया गया है, स्थान मिला है। दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में लोग MIT कहते हैं, इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। 500 संस्थानों की सूची में भारत के केवल 7 संस्थानों को ही स्थान मिला है। तो इसमें टॉप पे कौन सा है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में मतलब टॉप रैंकिंग मतलब नंबर 1 पे कौन है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। दूसरे नंबर पे आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यह भी अमेरिका का है। दूसरे नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यह भी अमेरिका का है, तीसरे पोजीशन पे। चौथे पोजीशन पर आपका है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह भी अमेरिका का है। और 5वें पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि ब्रिटेन का है। अब यह जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 है, इसमें शामिल भारतीय संस्थान कौन से, जो 7 भारतीय संस्थान शामिल किए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो सबसे बेहतर जो रैंक है भारत के संस्थान की वो कितनी है, 172 है। 172 वाली पोजीशन पे कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, IIT मुंबई। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी। ये 7 जो है संस्थान इसमें शामिल है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO से संबंध तोड़ दिया है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा
अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सभी संबंध तोड़ते हुए अमेरिका के इससे बाहर हो जाने के अपने फैसले से संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से 6 जुलाई 2020 को अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही अब अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संगठन को आर्थिक मदद रोकने की घोषणा अप्रैल के मध्य में की थी और WHO से अमेरिका के बाहर होने की अपनी मंशा भी 21 मई को स्पष्ट रूप से जाहिर कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि WHO से बार बार अनुरोध किए गए और बहुत जरूरी सुधार करने में वह विफल रहा। ट्रंप प्रशासन ने कोरोना मामले में यह आरोप लगाया था कि WHO चीन के प्रभाव में काम कर रहा है। 6 जुलाई 2021 के बाद अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा। कब से नहीं रहेगा? अभी तो है, पर मतलब आधिकारिक रूप से 6 जुलाई 2021 से नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के बारे में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 दुनिया के विभिन्न देशों में खुशहाली की स्थिति के आकलन के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा 20 मार्च 2020 को जारी किया गया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन पे। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट में 2017 से लेकर 19 के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स आकलित किया गया है। दुनिया के कुल 153 देश, कितने देशों को शामिल किया गया? 153 देशों वाले इस सूचकांक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? फिनलैंड को। वहीं जो है यदि देखें तो खुशहाली का सबसे निम्नतम स्तर एशियाई देश अफगानिस्तान में आकलित किया गया। मतलब सबसे कम खुश देश कौन सा? अफगानिस्तान। और सबसे ज़्यादा खुश देश कौन सा है? फिनलैंड। सूचकांक पर आधारित आकलन के अनुसार भारत में खुशहाली की स्थिति काफ़ी चिंताजनक दर्शाई गई। इस सूचकांक में भारत जो है 3.573 के स्कोर के साथ 144वें स्थान पर, कौन से पोजीशन पर है? 144वें स्थान पर। और कुल देश कितने शामिल हैं इसमें? 153 देशों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया। उसमें भारत जो है 144वें स्थान, मतलब काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। इस प्रकार भारत इस सूचकांक में सबसे नीचे के 10 देशों में शामिल है। पिछले वर्ष 2019 की रिपोर्ट में जो है 156 देशों में भारत का स्थान कितना था? 140वां था। पिछले वर्ष 156 देश शामिल थे, इस बार 153 देश शामिल है। तो 156 में भारत की रैंक 140वीं थी और यहाँ पर 153 में कितनी हो गई है? 144वीं, मतलब रैंक और ज़्यादा खराब हुई है। तथा उससे पूर्व 2018 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 156 देशों में 133वां था, 133 था। इस प्रकार भारत की स्थिति में निरंतर गिरावट की 2018 से देखें तो लगातार गिरावट ही हो रही है। इस मामले में भारत के सभी पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर रिपोर्ट में बताई गई है। हैप्पीनेस इंडेक्स की दृष्टि से पाकिस्तान का 66वां, मतलब भारत से कहीं बेहतर स्थिति है। नेपाल का 92, चीन का 94, बांग्लादेश का 107 व श्रीलंका का 130 स्थान जो है इस रैंकिंग में दी गई है। 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सर्वोच्च हैप्पीनेस सूचकांक जो है वो फिनलैंड का है। इस प्रकार फिनलैंड को सर्वाधिक खुशहाल देश इस रिपोर्ट में बताया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, फिर तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे आइसलैंड और पांचवें पे नॉर्वे है। तो याद रखिएगा फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल देश है, दूसरे पे आपका डेनमार्क है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे आइसलैंड और फिर नॉर्वे आता है। सर्वाधिक खुशहाल 10 देशों में इनके बाद ये देखें ये आपके जो 4 शामिल हैं, 4 नहीं 5, इसके बाद जो 5 है कौन से? नीदरलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया व लग्जमबर्ग के स्थान है। लग्जमबर्ग को इस सूची में पहले 10 देशों में पहली बार ही स्थान प्राप्त हुआ है। तथा खुशहाली के मामले में अन्य प्रमुख देशों में देखें तो ब्रिटेन का 13वां स्थान है, जर्मनी का 17वां है, अमेरिका का 18वां, ताइवान का 25वां, सऊदी अरब का 27वां, जापान को 62वां स्थान इस रिपोर्ट में दिया गया है। खुशहाली की सूचकांक में सबसे खराब स्थिति वाले देश हिंसक संघर्ष एवं तीव्र गरीबी से पीड़ित हैं। सबसे निम्न स्थान अफगानिस्तान की इस रिपोर्ट में प्रदर्शित की गई है। इसके लिए हैप्पीनेस इंडेक्स 2.567 ही आकलित किया गया है, जिससे 153 देशों की इस सूची में उसका स्थान सबसे नीचे है। इससे ऊपर जो है 152 पे जो है 192वें स्थान पे कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। 151 पे जिम्बाब्वे है और भारत इस सूची में नीचे से 10वें अर्थात 144वें स्थान पर है। तो ये आपकी मतलब रिपोर्ट में इनकी इंडेक्स रही है। यदि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान का जो है 55वां है 55, नेपाल 92, चीन 94, बांग्लादेश 107, श्रीलंका 130 है, म्यांमार 133 है, भारत 144 और अफगानिस्तान 153। मतलब अपने पड़ोस में केवल जो है भारत अफगानिस्तान से ही बेहतर पोजीशन में, बाकी सबसे खराब पोजीशन में।
और ब्रिक्स देशों में देखें, भारत मतलब ब्रिक्स देशों को देखें तो इसमें ब्राज़ील 32वें पे है, रूस 73वें पे है, चाइना 94 पे है, दक्षिण अफ्रीका 109 और भारत जो है 144 पे है। तो इस प्रकार से ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति जो है सबसे खराब है, सबसे कम खुशहाल देश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार खुशहाली के मामले में ब्रिक्स के 5 देशों में सबसे खराब स्थिति भारत के जो ओवरऑल रैंकिंग में 144वें स्थान पर, वहीं सबसे बेहतर स्थिति जो है ब्राज़ील की जो कि 32वें स्थान पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वास्थ्य जीवन की प्रत्याशा, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, उदारता, सामाजिक समर्थन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि मानकों के आधार पर की जाती है। इस सूचकांक का अधिकतम मान 10 हो सकता है। 0 से 10 मान वाले इस सूचकांक का मान अधिक होना संबंधित देश में ज़्यादा खुशहाली की स्थिति को दर्शाता है। मतलब इसकी जो रैंकिंग तैयार की जाती है वो 0 से 10 के बीच में तैयार की जाती है। जो 10 के जितना ज़्यादा करीब होगा, मतलब 0 से 10 के बीच में जिसके पास ज़्यादा अंक होंगे तो वो बेहतर स्थिति में होगा, और जो 0 की तरफ होगा वो खराब स्थिति में होगा। वैश्विक खुशहाल रैंकिंग में इस बार नगरों को भी शामिल किया गया है। खुशहाल नगर सूचकांक नगरीय निवासियों द्वारा निर्धारित भलाई के मानकों पर आधारित है। सूचकांक में खुशहाल 3 शीर्ष नगर जो हैं इसमें कौन से हैं, तो शीर्ष 3 नगर, पहले पे आपका फिनलैंड का हेलेंस्की है, दूसरे पे डेनमार्क का आरहुस है और तीसरे पे न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। तो नगर के हिसाब से भी देखिएगा फिनलैंड का हेलेंस्की शहर जो है नंबर 1 पर है, और दूसरे पे आपका कौन सा है, यहाँ का डेनमार्क का आरहुस है, और न्यूजीलैंड तीसरे पे न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। आगे चलते हैं, अगला है यूनिसेफ की लास्ट एट होम रिपोर्ट 2020। तो याद रखिएगा लास्ट एट होम रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, यूनिसेफ के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ द्वारा हाल ही में प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन नए विस्थापन दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल 33 मिलियन विस्थापन में से लगभग 25 मिलियन प्राकृतिक आपदाओं का, 8.5 मिलियन जो है संघर्ष और हिंसा के परिणामस्वरूप दुनिया में विस्थापित हुए हैं। लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में 12 मिलियन नए विस्थापन शामिल थे, जिनमें लगभग 3.8 मिलियन संघर्ष और हिंसा कारण और 8.2 मिलियन जो है आपदाओं से जुड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 10 मिलियन नए विस्थापन पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं, और दक्षिण एशिया में लगभग 9.5 मिलियन किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन जैसे देश प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित थे, जिससे लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, जो वैश्विक आपदा प्रेरित विस्थापन का 69% था। भारत में 2019 में नए आंतरिक विस्थापन की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 50,37,000 है, 50,37,000 थी, जिनमें जो है 50,18,000 प्राकृतिक आपदाओं कारण और 19,000 संघर्ष और हिंसा कारण विस्थापित हुए। वैश्विक प्रदर्शन के मामले में भारत का स्थान फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन के बाद है। वैश्विक प्रदर्शन के मामले में भारत का स्थान जो है फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन के बाद आता है। संघर्ष और हिंसा के कारण फिलीपींस अकेले 4.27 मिलियन, बांग्लादेश 4.08 मिलियन और चीन जो है आपका 4.03 मिलियन के नए आंतरिक विस्थापन के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, फिलीपींस में हो रहा है, फिर बांग्लादेश, और उससे कम चीन में, और उससे कम भारत में आता है। भारत चौथे स्थान पर है। आगे चलते हैं, अगला है, एक वर्ष में 3 बार संसदीय चुनाव के बाद इजरायल में गठबंधन सरकार का गठन हुआ। तो इजरायल में एक वर्ष में तीसरी बार संपन्न संसदीय चुनाव के बाद अंततः मई 2020 में वहां नई सरकार का गठन हुआ है, जिसमें लिकुड पार्टी के बेंजामिन नेतान्याहू की एक बार पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। एक वर्ष पूर्व अप्रैल 2019 और सितंबर 2019 में भी संसद के चुनाव वहां कराए गए थे, जिनमें किसी भी दल को सरकार के गठन के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था, जिससे वह निवर्तमान प्रधानमंत्री नेतान्याहू की ही कार्यभार संभाल रहे थे। सितंबर 2019 में संपन्न चुनाव में 120 सदस्यीय इजरायल संसद, जिसका नाम है नेशट में 31 सीटें नेतान्याहू की लिकुड पार्टी को जहां मिली थी, वहीं विपक्षी नेता बेनी गेटेज को ब्लू एंड व्हाइट पार्टी की सीटों की संख्या 33 रही थी। ठीक है, इनको 31 और उनको 33 मिली थी। ऐसे में कोई पार्टी अन्य छोटे दलों से गठबंधन के बाद भी सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन जुटाने में सफल नहीं रही, जिससे 2 मार्च 2020 को पुनः चुनाव कराए गए। एक वर्ष में तीसरी बार संपन्न इस चुनाव की स्थिति लगभग यथावत रही। नेतान्याहू की लिकुड पार्टी को जहां 36 सीटें इस बार मिली, वहीं ब्लू एंड व्हाइट को 33 सीटें प्राप्त हुई। 15 सीटों के साथ आयमान ओहेड की ज्वाइंट लिस्ट तीसरे स्थान पर, जबकि 6 सीटें अन्य छोटे दलों को मिली।
चुनाव के बाद इस तरह के परिणामों के कारण तीसरी बार पुनः त्रिशंकु सदन की स्थिति बन गई है, किंतु 2 माह तक चली राजनीतिक वार्ताओं के पश्चात लिकुड पार्टी और प्रतिद्वंदी ब्लू एंड व्हाइट ने मिलकर गठबंधन सरकार का गठन 17 मई 2020 को करने में सफल रहे, जिसमें लिकुड पार्टी के बेंजामिन नेतान्याहू व ब्लू एंड व्हाइट के नेता बेनी गैजट 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इसमें पहला अवसर नेतान्याहू को मिला है, जबकि बेनी गैजट को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय का प्रभार भी बेनी गैजट को ही दिया गया है। समझौते के तहत 17 नवंबर 2021 को बेनी गैजट प्रधानमंत्री पद संभाले। पहले 18 महीनों के लिए गठित सरकार में बेंजामिन नेतान्याहू की लिकुड पार्टी के 16 नेताओं को तथा बेनी गेट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के 15 नेताओं को मंत्री पद मिला है। लिकुड पार्टी के यारिव लेविन को संसद का स्पीकर बनाया गया। लिकुड पार्टी के बेंजामिन नेतान्याहू 5वीं बार लगातार चौथी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री वह बने थे, दूसरी बार 2009 में यह कार्यभार उन्होंने संभाला। उसके पश्चात लगातार ही इस पद पर वह बने हुए हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कोविड-19 पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में। तो कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में विचार विमर्श से 120 सदस्यीय 120 सदस्यीय गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम का एक विशेष शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 मई 2020 को हुआ है। यह आभासी सम्मेलन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, जो वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं, की पहल पर आयोजित किया गया था। तो याद रखिए कि इसका होस्ट कौन था? अजरबैजान था। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित इस आभासी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 30 से अधिक वैश्विक नेताओं ने हिस्सा लिया। यह पहला ही अवसर था जब 2014 में सत्ता संभालने के बाद श्री मोदी ने नाम शिखर सम्मेलन में भागीदारी की है। उनके प्रधानमंत्री रहते नाम के 2 शिखर सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला में 17वां तथा 2019 में अजरबैजान में 18वां सम्मेलन संपन्न हुए थे। इन दोनों ही शिखर सम्मेलनों में श्री मोदी ने भाग नहीं लिया था। तो याद रखिए कि जो अभी वर्तमान वाला हुआ है यह जो है 19वें नंबर का है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कोविड-19 को हाल के दशकों में मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट बताया तथा शोध और संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। सम्मेलन में मोदी ने बताया कि अपनी जरूरतों के बावजूद भारत ने 123 से अधिक देशों की चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित की, जिनमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के 59 सदस्य शामिल हैं। उन्होंने यह बताया कि भारत भी उपचार और वैक्सीन विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में सक्रिय है। विश्व की सबसे पुरानी वनस्पति आधारित पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली भारत में विद्यमान है, जिसे हमने लोगों को उनकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद के लिए साझा किया है। इन्हें सबके साथ ही आतंकवाद व फेक न्यूज़ से सावधान करने से भी प्रधानमंत्री नहीं चूके। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भले ही दुनिया आज कोविड-19 से लड़ रही, कुछ लोग अन्य घातक वायरस फैलाने में व्यस्त हैं, जैसे कि आतंकवाद। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि एक आंदोलन के रूप में हम दुनिया को इस स्वास्थ्य संकट से लड़ने में मदद के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से विकासशील देशों में स्वास्थ्य क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करना चाहिए। नाम के इस आभासी शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वालों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बांडे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मूसा फकी महामत, यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस आदि भी शामिल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं ने कोविड-19 के प्रभाव का आकलन इस सम्मेलन में किया है। इससे बचाव के लिए संभावित उपायों के लिए आवश्यकताओं की पहचान की तथा कोविड-19 महामारी के विरुद्ध संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए घोषणा पत्र को भी अपनाया है। कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में अपनी बुनियादी चिकित्सा, सामाजिक और मानवीय जरूरतों को दर्शाते हुए एक आम डेटाबेस की स्थापना के माध्यम से सदस्य देशों की जरूरतों की पहचान करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा भी नाम के नेताओं ने सम्मेलन में की है। आगे चलते हैं, अगला है हिंद महासागर आयोग में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 6 मार्च 2020 को आयोजित हिंद महासागर आयोग, शॉर्ट में हम लोग IOC कह सकते हैं, कि 34वीं मंत्रिपरिषद बैठक में भारत को इस आयोग में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभिशासन की दिशा में कार्य करता था। यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है। 1982 में स्थापित इस आयोग के सदस्य देशों में मेडागास्कर, कोयारोस, मॉरिशस, ला रियूनियन जो कि फ्रांस अधिकृत क्षेत्र और सेशल्स शामिल हैं। वर्तमान में भारत के अलावा चीन, यूरोपीय यूनियन, माल्टा तथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी आयोग के अन्य पर्यवेक्षक
देश हैं। तो याद रखिएगा, अभी हिंद महासागर आयोग में भारत को कैसा दर्जा दिया गया, तो सदस्य के रूप में नहीं बल्कि पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तथा यह जो विश्व हिंद महासागर आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और इसके सदस्य देश कौन से हैं? तो मेडागास्कर है, कोयरोस है, मॉरिशस, ला रियूनियन और सेशल्स इसके सदस्य हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है यूएन गरीबी उन्मूलन गठबंधन का भारत जो है संस्थापक सदस्य बना है। इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में 25 जून 2020 को शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा गठित इस गठबंधन का लक्ष्य जो है कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिशों पर ध्यान केंद्रित करना है। महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने 30 जून को गरीबी उन्मूलन गठबंधन की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन विश्व शांति, मानवाधिकार एवं सतत विकास को गरीबी के कारण पैदा होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सदस्य देशों को मंच उपलब्ध कराएगा। भारत संस्थापक सदस्य के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुआ है। भारत ने जोर देकर कहा है कि सिर्फ मौद्रिक मुआवजे से गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा, बल्कि गरीबी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ जल, स्वच्छता, उचित आवास एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि नागराज नायडू ने कहा, यह हैरान करने वाली बात है कि धरती की 60% से अधिक धन संपत्ति जो है करीब 2000 अरबपतियों के ही पास है। आगे चलते हैं। अगला है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। सिप्री की रिपोर्ट में ऐसा आया है। तो स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में हम लोग सिप्री कहते हैं, SIPRI सिप्री की वर्ष 2020 की जो वार्षिक रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2019 में रुझान के अनुसार भारत 2015 से 2019 के दौरान सऊदी अरब के बाद विश्व में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र है। तो याद रखिएगा, भारत जो है दूसरे नंबर पर, पहले पे कौन सा है? सऊदी अरब है। पहले पे सऊदी अरब और दूसरे पे भारत है। इस अवधि में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक जो रहा है वो कौन सा रहा है? अमेरिका रहा है। वह का शीर्ष स्थान कई वर्षों से बना हुआ है। सिप्री की 9 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि 2010-14 की तुलना में 2015 से 19 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में जहां 32% की गिरावट हुई, कितना? 32% की गिरावट हुई है। उसके पड़ोसी देशों में चीन के शस्त्र आयातों में इस अवधि में 3.3% व पाकिस्तान के हथियारों के आयात में 39% की जो है कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 19 के 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पे सऊदी अरब है, जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। दूसरे पे भारत है, तीसरे पे मिस्र है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें पे चीन रहे हैं। जबकि पाकिस्तान इस मामले में 11वें स्थान पर है। इसके विपरीत 5 वर्षों की इस अवधि में 2015 से 19 में हथियारों के 5 बड़े निर्यातक देश कौन से बेचने वाले? तो नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे जर्मनी है और 5वें पे चीन है। तो चीन जो है 5वें ही नंबर पे आयातक के रूप में भी, 5वें नंबर पर निर्यातक के रूप में भी है। 2015 से 19 के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश सऊदी अरब, जबकि भारत दूसरे नंबर पर रहा है। संदर्भित अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात का 12% आयात जो है सऊदी अरब और दूसरे स्थान पर 9.2% आयात जो है भारत ने किया है। इस मामले में तीसरा, चौथा व 5वां स्थान तीसरे पे मिस्र है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे चाइना रहा है। 2015 से 2019 के दौरान भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले 3 देश क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो हमने आयात किया है वो रूस से किया है, फिर इजराइल से और तीसरे नंबर फ्रांस से किया है। इस अवधि में भारत के हथियारों की कुल खरीद में 56% आपूर्ति, 56% आपूर्ति चीन से, रूस से, 14% की इजराइल से, 12% की भाग की आपूर्ति फ्रांस द्वारा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 19 के दौरान चीन विश्व में हथियारों का चौथा बड़ा आयातक देश रहा है। इस अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात में 4.3% भाग का आयात चीन द्वारा किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर चीन जो है 5वें पे है। ये देखें, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी व चीन यहाँ पे 5वां होना चाहिए। ठीक है, 5वें पोजीशन पे है। चाइना जो है 5वें पे है। उसे हथियारों की आपूर्ति करने वाले 3 प्रमुख देश जो हैं, एक सेकंड, रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 19 के दौरान जो है चीन विश्व में हथियारों का चौथा बड़ा आयातक देश रहा है। चौथा बड़ा आयातक नहीं रहा, 5वां बड़ा आयातक रहा है। यहाँ चौथा नहीं होना चाहिए, 5वां, क्योंकि पहले पे सऊदी अरब, दूसरे पे भारत, तीसरे पे मिस्र है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है, 5वें पे चाइना है। 5वें पे आयातक के रूप में भी है, 5वें पे निर्यातक के रूप में भी है।
तो इस अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात में 4.3% भाग का आयात चीन द्वारा किया गया है। उसे हथियारों की आपूर्ति करने वाले 3 प्रमुख देश कौन से हैं? सबसे ज़्यादा आयात उसने रूस से किया है 76%, दूसरे नंबर पर फ्रांस 8.8% और तीसरे पे यूक्रेन 6.9%। पाकिस्तान इस अवधि में हथियारों की खरीद में विश्व में 11वें स्थान पर रहा है। इस अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात में के 2.6% भाग का आयात पाकिस्तान ने किया है। उसे हथियारों की आपूर्ति करने वाले 3 जो देश हैं, सबसे ज़्यादा उसने चीन से मंगाया है, फिर रूस से, फिर इटली है। इसके अलावा 2015 से लेकर 19 के 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के कुल निर्यात में सर्वाधिक 36% योगदान अमेरिका का रहा है। वहीं दूसरा स्थान रूस का 21%, तीसरा फ्रांस का 7.9% का रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने अपने हथियार निर्यात का सर्वाधिक 25% भाग जो है वो सऊदी अरब को, दूसरे स्थान पर 9.1% निर्यात जो ऑस्ट्रेलिया को, तीसरे स्थान पर 6.4% निर्यात संयुक्त अरब अमीरात को किया है। संदर्भित अवधि 2015-19 में रूस ने अपने हथियारों कुल निर्यात के सर्वाधिक 25% भाग का निर्यात भारत को किया है, जबकि चीन को 16% और अल्जीरिया को 14% भाग का उसने निर्यात किया है। 2015-19 के दौरान चीनी हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता मतलब खरीदार कौन रहा है? पाकिस्तान रहा है। चीन ने अपने हथियारों कुल निर्यात के 35% भाग का निर्यात पाकिस्तान को किया है, जबकि बांग्लादेश को 20%, अल्जीरिया को 9.9% भाग का निर्यात उसने किया हुआ है। आगे देखते हैं FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखा है। पाकिस्तान को देश में आतंकवादी वित्तपोषण के लिए मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए दुनिया भर में आतंकवादी वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली वित्तीय कार्रवाई कार्यबल या इंग्लिश में कहें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने एक बार फिर ग्रे सूची में रखने का निर्णय जून 2020 में किया है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली आयोजित FATF की तीसरी तथा अंतिम बैठक में किया गया है। इस बैठक का आयोजन चीन के जियांगलियू की अध्यक्षता में किया गया था। आगे चलते हैं, विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 के बारे में बात करते हैं। तो 21 मार्च 2020 को यूएन वाटर द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो याद रखिए किसने जारी किया है? यूएन वाटर ने जारी किया है। यह रिपोर्ट जल और जलवायु परिवर्तन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की 2.2 बिलियन आबादी सुरक्षित पेयजल तथा 4.2 बिलियन आबादी अर्थात 55% जो है वो प्रबंधित स्वच्छता से वंचित है। वैश्विक जल उपयोग पिछले 100 वर्षों में 6 गुना बढ़ गया है और बढ़ती आबादी, आर्थिक विकास और खपत के तरीकों में बदलाव के कारण यह प्रतिवर्ष लगभग 1% की दर से लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पानी का तापमान बढ़ने तथा घुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी होने के परिणामस्वरूप जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार ताजे पानी के जलाशयों की खुद को साफ रखने की क्षमता कम होगी। जलवायु परिवर्तन के अधिकांश प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दिखाई देंगे, जहां अधिकांश विकासशील दुनिया निवास करती है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से पर्वतीय क्षेत्रों के जल संसाधनों और उनके आसपास के तराई क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। प्रतिकूल मौसम से निपटने के उपायों में ग्रीन हाउस गैसों के स्रोत को कम करने या उसकी कमी में और तेजी लाने के लिए मानव हस्तक्षेप करना होगा। यूएन वाटर स्वास्थ्य से लेकर के कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, खाद्य, जलवायु आपदाओं और स्वच्छता संबंधी संयुक्त राष्ट्र निकायों के बीच जल संबंधित मुद्दों के समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने वाला एक तंत्र है। इसे 2003 में स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं पशु संरक्षण सूचकांक 2020 के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्था वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा पशु संरक्षण सूचकांक 2020 एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 12 मार्च 2020 को जारी किया गया है। इस सूचकांक को जारी किए जाने का उद्देश्य देशों की पशु कल्याण नीतियों और कानूनों की समीक्षा करना, जिससे सुधार हेतु कदम उठाए जा सकें। पशु संरक्षण सूचकांक में शामिल देशों को अपनी नीति और कानून के अनुसार ए से जी तक रैंक प्रदान की जाती है। ए से जी तक रैंक प्रदान की जाती है, जहां ए रैंक जहां उच्चतम स्कोर प्रदर्शित करती है, वहीं जी रैंक जो है वो न्यूनतम प्रदर्शन के संकेतक है। सूचकांक में भारत को स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ सी रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, तो भारत का किसको दिया गया है? भारत को स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ। भारत में जानवरों की सुरक्षा हेतु कठोर कानून का प्रावधान, जबकि डेयरी पशुओं की सुरक्षा हेतु कानून उतने सख्त नहीं है। सूचकांक में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1990 में क्रूरता संबंधी विचारों को और बेहतर करने का सुझाव दिया गया है। यूरोपीय देशों में स्वीडन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड कुछ स्कोर साथ बी रैंकिंग वाले देशों में शामिल है, तथा सूचकांक में कोई भी देश ए रैंकिंग में शामिल नहीं है। ठीक है,
पशु संरक्षण के मामले में सबसे बुरा प्रदर्शन जो है करने वाले देशों में ईरान, मोरक्को, अल्जीरिया और बेलारूस शामिल है। आगे बात करते हैं, मालदीव और श्रीलंका को डब्ल्यूएचओ ने चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देशों मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देशों के रूप में पुष्टि की है। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका जो हैं वो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के पहले देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर लिया। यह जो लक्ष्य प्राप्त करना 2023 तक प्राप्त करना था। मालदीव में चेचक का अंतिम केस वर्ष 2009 में और खसरे का अक्टूबर 2015 में सामने आया था, जबकि श्रीलंका में चेचक का अंतिम मामला वर्ष 2016 में और खसरे का मार्च 2017 में सामने आया था। यह घोषणा चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए आयोजित दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के बाद की गई है। किसी भी देश को खसरा और चेचक तभी घोषित किया जाता है जब वहाँ ठीक प्रकार के कार्य करने वाली निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 वर्ष से अधिक समय तक चेचक और खसरा के वायरस के ट्रांसमिशन का कोई भी मामला सामने नहीं आता है। आगे बात करते हैं, अंटार्कटिका के सूक्ष्म जीवों में मिला है माइक्रो प्लास्टिक। तो कहाँ के सूक्ष्म जीवों में? तो अंटार्कटिका के। धरती के सबसे सुदूर क्षेत्रों में शामिल अंटार्कटिका की खाद्य प्रणाली में माइक्रो प्लास्टिक का पता चला है। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव का यह सबसे ताज़ा उदाहरण है, जिसके तहत वैज्ञानिकों को पहली बार अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के भीतर माइक्रो प्लास्टिक मिला है। साइंस जर्नल बायोलॉजी लेटर्स में जुलाई 2020 में प्रकाशित इस शोध में लेखक ने लिखा है, यहाँ की धरती पर उपस्थित खाद्य श्रृंखला में प्लास्टिक के पहुँचने से ध्रुवीय इकोसिस्टम पर और दबाव बनेगा। यह क्षेत्र पहले से ही मानवीय दखल और जलवायु परिवर्तन की परेशानियां झेल रहा है। समुद्र में प्लास्टिक का कचरा होने की जानकारी पहले से ही है, लेकिन अंटार्कटिका जैसे मानवीय आबादी से दूर के इलाकों में इसका मिलना आश्चर्य की बात है। इटली की सिएना यूनिवर्सिटी ने इस अध्ययन दल का नेतृत्व किया। उन्होंने इलाके के किंग जॉर्ज आइलैंड से लाए गए एक सिंथेटिक फोम के टुकड़े की जांच की, जो लंबे समय से वहां पड़े होने के कारण लाइकेन जैसे समुद्री जीवों से लिपटा हुआ था। शोधकर्ताओं ने इस जांच में पाया कि इनमें से एक जीव के भीतर पॉलीस्टाइरीन से बने फोम का अंश पहुंचा हुआ था। यह जीव लाइकेन और माइक्रो एल्गी को खाता है। माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं, प्लास्टिक के ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। तो यह डेफिनेशन याद रखिएगा कि इनका आकार 5 मिलीमीटर से छोटा होता है। दुनिया भर में नदियों और समुद्रों में इस समय करीब 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा घुला हुआ है। यह जब लहरों और अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण टूटकर और छोटे हो जाते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं। यही कण समुद्री पानी के साथ फिर तटीय इलाकों और समुद्री जीवों में पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक अब अंटार्कटिका की जमीन पर पाए जाने वाले जीवों के पूरे सिस्टम में प्रवेश कर चुका है। यहाँ प्लास्टिक पहुंचने का अर्थ है कि इससे अंटार्कटिका के नाजुक संतुलन वाले पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। यह इलाके पहले से ग्लेशियर विहीन ही हैं। आगे बात कर लेते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के बारे में। तो यह 2019 की रिपोर्ट है। तो पॉल्यूशन ट्रैकर IQAR और ग्रीन पीस द्वारा 25 फरवरी 2020 को स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जो है जारी की गई। इस रिपोर्ट में हवा की गुणवत्ता के मामले में भारत की स्थिति दुनिया में 4 देशों से ही बेहतर आकी गई, मतलब काफ़ी खराब पोजीशन पे है भारत की स्थिति। भारत को प्रदूषित हवा के मामले में 5 शीर्ष देशों में शामिल किया गया है। मतलब जहाँ पर प्रदूषित हवा ज़्यादा है उसमें देखें तो जो शीर्ष देश है उसमें 5वें नंबर पर भारत है। इस रैंकिंग में बांग्लादेश, पाकिस्तान, मंगोलिया तथा अफगानिस्तान के 5वें नंबर पर भारत रखा गया। मतलब सबसे खराब स्थिति कहाँ की हवा की है? बांग्लादेश की है। उसके बाद पाकिस्तान, फिर मंगोलिया, फिर अफगानिस्तान और 5वें नंबर पर भारत है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में PM 2.5 के आंकड़ों को आधार बनाकर देशों, क्षेत्रों तथा शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 500% से भी ज़्यादा है। रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के शहर सर्वाधिक प्रदूषित दिखाए गए हैं। सूचकांक में शामिल विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 21 भारत और पाकिस्तान में स्थित हैं। रिपोर्ट में भारत के लिए संतोषजनक बात यह है कि पिछले एक वर्ष के दौरान भारत के 98% शहरों में 2.5 की मात्रा में 20% तक की कमी का रुझान है, लेकिन इसका स्तर बेहद ऊंचा होने के कारण इस कमी से कोई असर हवा की गुणवत्ता पर नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट में भारत के शहर गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया। तो यह महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, तो गाजियाबाद को। यहाँ PM 2.5 का वार्षिक स्तर 110 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। रिपोर्ट में दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी जो है
दिल्ली को आंका गया है। तो ये राजधानी के तौर पर देखें तो दिल्ली है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर के मामले में वर्ष 2018 के 11वें स्थान की जगह 2019 में दिल्ली जो है वो 5वें स्थान पर पहुंच गई है। 2018 में यह 11वें स्थान पर थी, 2019 में यह 5वें स्थान पर है। राजधानी में PM 2.5 का स्तर फिलहाल 98.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो WHO के मानक से 10 गुना ज़्यादा स्तर पर है। भारत में विषैली हवा के कारण जो है बढ़ते वाहनों के बीच रेंगता ट्रैफिक, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, कारखानों से निकलने वाला धुआं, पराली समेत कई कृषि कारक को माना जाता रहा है। अब हम थोड़ा सा जो भारत के जो 18 शहर जो है सर्वाधिक शहर जो है इस रिपोर्ट में जो प्रदूषित शहरों में है उनको देख लेते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे जो आपका आता है गाजियाबाद का है, ठीक है। दूसरे पे चीन का होतान है, तीसरे पे पाकिस्तान का गुजरांवाला है, चौथे पे पाकिस्तान का फैसलाबाद है, ठीक है। तो इन 18 में देखें तो 5वें पे दिल्ली है, 6ठे पे नोएडा है, 7वें पे गुरुग्राम है, 9वें पे ग्रेटर नोएडा है, 11वें पे लखनऊ और 13वें पे बुलंदशहर है, 14वें पे मुजफ्फरनगर है, 15वें पे बागपत है और आपका 18वें पे फरीदाबाद है। तो इस प्रकार भारत के कितने शहर इसमें शामिल हैं? तो गाजियाबाद 1 हो गया, दिल्ली 2, नोएडा 3, गुरुग्राम 4, ग्रेटर नोएडा 5, लखनऊ 6, बुलंदशहर 7, मुजफ्फरनगर 8, बागपत 9 और फरीदाबाद 10। तो जो 18 शीर्ष 18 जो शहर हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 10 जो हैं भारत के ही हैं। तथा यदि 12 सर्वाधिक प्रदूषित देशों को देखें तो इसमें नंबर 1 पे आपका बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे मंगोलिया, चौथे पे अफगानिस्तान और 5वें पे भारत है। 6ठे पे इंडोनेशिया है, 7वें पे बहरीन है, 8वें पे नेपाल, 9वें पे उज्बेकिस्तान, 10वें पे इराक है, 11वें पे चीन और 12वें पे UAE संयुक्त अरब अमीरात है। तो भारत की रैंक मतलब जो 5 हैं उनको याद रखिएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, भारत। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 95% आबादी प्रदूषित हवा का सामना कर रही है। इसमें लगभग 90% आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण को कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक बताया गया है। आगे चलते हैं, अगला है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के संदर्भ में। तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 5 फरवरी 2020 को विश्व के 52 देशों, कितने देशों को शामिल किया गया? 52 देशों को वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 मतलब इनको लेकर के जारी किया गया है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की इस 8वें संस्करण का शीर्षक जो है वो क्या है? आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्या है? आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। इस सूचकांक में जहां अमेरिका को 42.66 अंकों के साथ शीर्ष स्थान दिया गया। तो याद रखिए कि नंबर 1 पे कौन है? USA है, अर्थात अमेरिका है, ठीक है। वहीं इंग्लैंड दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे पे और फ्रांस चौथे पर, जर्मनी 5 है। तो 5 पहले कौन से हैं? पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे फ्रांस और 5वें पे जर्मनी है। और वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत जो है 53वें स्थान 53 देशों में 40वें स्थान पर है। कौन से पोजीशन पे? 40वें, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। वर्ष 2019 में वह जो है 50 देशों में 36वें पे था, 2018 में 44वें पे था, ठीक है। 2018 में 44वें पे था, फिर 19 में जो है 36वें पे और इस बार जो है 20 में क्या है? 40वें पे। मतलब पिछले बार से देखें 2019 से क्या है, इनकी रैंक जो है भारत की रैंक कम हुई है, 36 से 40 हो गया है। इस वर्ष सूचकांक में भारत का कुल स्कोर 16.22 है। भारत के स्कोर में पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों के मुकाबले तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर भारत की रैंकिंग में 4 स्थानों की गिरावट हुई, क्योंकि पहले क्या था 36 थी, अब 40 पहुँच गए हैं। यह सूचकांक GIPC ने 45 संकेतकों के आधार पर तैयार किया है। इनमें पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आज शामिल है। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम तथा डिजाइन आज उस व्यक्ति व संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। वर्ष 2020 के इस सूचकांक में 3 नई अर्थव्यवस्थाओं कुवैत, ग्रीस और डोमिनिक गणराज्य को स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में 7.11 के स्कोर के साथ वेनेजुला जो है वो अंतिम पोजीशन पर, 53वें पोजीशन पर वेनेजुला है। तो याद रखिएगा, पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे फ्रांस और 5वें पे जर्मनी है। भारत जो है 40वें पोजीशन पर है, पिछले बार से 4 कम। पिछले बार 36 पे था, इस बार 40वें पे आ गया और सबसे लास्ट में जो है वेनेजुला है 53वें पोजीशन पर। अगला है दुनिया के 130 ऊर्जावान शहरों की सूची में हैदराबाद जो है ये शीर्ष पर है। तो सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की
रियल एस्टेट गतिविधियों की दृष्टि से हैदराबाद दुनिया का सबसे ऊर्जावान शहर बनकर उभरा है। दिल्ली को इस सूची में छठा स्थान मिला है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया ने यह सूची 18 जनवरी 2020 को जारी की। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद दुनिया में ऊर्जावान शहरों की सूची में शीर्ष 20 शहरों में 7 शहर जो हैं वो भारत के हैं। JLL के सिटी मोमेंटम इंडेक्स के अनुसार यह सूची तैयार की गई है। इसके अनुसार दुनिया के 130 शहरों की सूची में बेंगलुरु दूसरे पे, चेन्नई 5वें स्थान पर स्थित है। इस तरह पुणे 12वें पे, कोलकाता 6ठे पे और मुंबई 20वें पे। तो कुल 7 शहर जो हैं इसमें भारत के शामिल है। आर्थिक और रियल एस्टेट गतिविधियों के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे ऊर्जावान शहर की पहचान की गई है। JLL की रिपोर्ट के अनुसार GDP की वृद्धि, खुदरा बिक्री और विमान यात्रियों की वृद्धि जैसे आर्थिक संकेतकों पर हैदराबाद का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 20 शहरों में 75% शहर जो है एशिया प्रशांत के हैं। इसमें शीर्ष स्थान पर भारत, वियतनाम और चीन के शहर हैं। आगे चलते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो लंदन आधारित रेजिडेंट एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने 7 जनवरी 2020 को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इस इंडेक्स में भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पिछले संस्करण में 82 पोजीशन पर था। इस बार 84 पे, मतलब 2 अंकों का गिरावट हुआ है। इस सूची में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का। जापान के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के दुनिया के 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं। 84वें स्थान पर रहने वाला भारत के पासपोर्ट धारक दुनिया के 58 देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश पा सकते हैं। सूची में शीर्ष 10 स्थान पर रहने वाले देश कौन से हैं? पहले पे जापान है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया है, चौथे पे फिनलैंड है, चौथे पे फिनलैंड इटली है, 5वें पे डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन है। इस तरह से सारे देशों के नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पे कौन सा है? जापान है। और भारत की रैंकिंग 84वीं है, पिछले बार 82वीं थी, 82 थी, 2 अंकों की गिरावट हुई है। बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। यदि आप ब्रिक्स देशों को देखें तो ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील 19वें पे है, रूस 51 पर है, दक्षिण अफ्रीका 56 पर है और चीन 72 पर है। तो इस प्रकार से ब्रिक्स देशों में जो है भारत की रैंकिंग देखेंगे तो सबसे खराब है, ठीक है। और इस सूचकांक में निचले 5 स्थान पर रहने वाले देश कौन से? अफगानिस्तान जो है सबसे लास्ट में है, 107वें स्थान पर, इराक जो है 106वें पे, सीरिया 105वें पे, पाकिस्तान 104 पे, सोमालिया 104 पे है। अब आगे चलते हैं, ब्रेक्जिट की बात कर लेते हैं। ब्रेक्जिट यूरोपीय यूनियन से अलग ब्रिटेन के बारे में। तो 47 वर्षों तक यूरोपियन यूनियन में रहने के बाद ब्रिटेन जो है 31 जनवरी 2020 को इससे पृथक हो गया। इसके साथ ही ब्रिटेन 28 सदस्यीय EU से अलग होने वाला पहला देश बन गया है। यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाले यानी ब्रेक्जिट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह एक नए युग की शुरुआत है। 23 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा ब्रेक्जिट कानून को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस कानून के अंतर्गत ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की प्रक्रिया को पूरा करना था। ब्रेक्जिट की स्मृति में 50 पेंस का स्मारक सिक्का भी 31 जनवरी को जारी किया गया, जिस पर एक और ब्रेक्जिट की तिथि 31 जनवरी और दूसरी ओर सभी देशों के साथ शांति, संबंधता और मित्रता अंकित है। 31 जनवरी 2020 के बाद EU के सदस्यों की संख्या 28 से घटकर 27 हो गई है। ब्रिटेन 1973 से जो है EU का सदस्य बना था। ब्रेक्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन के 2 प्रधानमंत्रियों डेविड कैमरन और थेरेसा मे को इस्तीफा देना पड़ता। अतः वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन संसद में ब्रेक्जिट प्रस्ताव को पास कराने में सफल हुए। यहाँ ब्रेक्जिट का अर्थ है ब्रिटेन एग्जिट, यानी ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना। ब्रिटेन के EU से अलग होने के संबंध में लोगों की राय जानने के लिए वहाँ 23 जून 2016 को जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें 51.89% मतदाताओं ने ब्रेक्जिट के समर्थन में तथा 48.11% ने उसके विरोध में मत दिया था। आगे बात करते हैं वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 के बारे में। तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान 20 जनवरी 2020 को दुनिया के 82 अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में जहां 85.2 स्कोर के साथ डेनमार्क जहां शीर्ष पर रहा, वहीं आइवरी कोस्ट सबसे निम्नतम अर्थात 82वें पोजीशन पर रहा है। भारत इस सूचकांक में 42.7 स्कोर के साथ 76वें स्थान पर था, ठीक है। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पे कौन सा था? नंबर 1 पे आपका डेनमार्क, और भारत जो है ये 76वें पोजीशन पर है 82 देशों में, मतलब बहुत खराब पोजीशन पे है।
सूचकांक के 10 स्तंभों में भारत जो है स्वास्थ्य के पैरामीटर पर 73वें पोजीशन पर, शिक्षा तक पहुंच में 66वें पे, शिक्षा में गुणवत्ता और समानता में 77वें पोजीशन पे, आजीवन सीखने के मामले में 41वें पोजीशन पे, प्रौद्योगिकी तक पहुंच के मामले में 73वें पोजीशन पे, कार्य के अवसर में 75वें, उचित वेतन वितरण में 79वें, काम करने की स्थिति में 53वें, सामाजिक सुरक्षा में 76 और समावेशी संस्थान में 67 पे स्थान पर रहा है। तो इस प्रकार से टोटल मिला करके भारत की जो पोजीशन है वो 76 है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन 45वें पे, श्रीलंका 59 में, ये भारत से बेहतर स्थिति में है। तो शीर्ष 5 देश कौन से हैं? डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे स्वीडन है और 5वें पे आइसलैंड है। और निम्नतम 5 देशों को देखें तो सबसे लास्ट में आइवरी कोस्ट है, 82वें पे, 81वें पे कैमरून है, 80 पे सेनेगल है, 79 पे पाकिस्तान और 78 पे बांग्लादेश है। सूचकांक में G7 अर्थव्यवस्था में जो G7 कंट्री हैं उसमें जर्मनी 11वें पे है, फ्रांस 12वें पे, जापान 15वें पे, यूके 21वें, अमेरिका 27वें, इटली 34वें तथा कनाडा 14वें पे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रिक्स देशों में बात करें तो रूस जो है 39वें पे है, चीन जो है 45वें पे है, ब्राज़ील 60वें पे है और दक्षिण अफ्रीका जो है 77वें स्थान पर है। तो इसमें केवल दक्षिण अफ्रीका जो है भारत से पीछे है, भारत का 76 है और दक्षिण अफ्रीका का 77 है। बाकी सबकी जो कंडीशन है वो भारत से बेहतर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 23 जनवरी 2020 को विश्व के 180 देशों, कितने देशों शामिल किया गया? तो याद रखिएगा 180 देशों का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 जारी किया गया। तो याद रखिएगा इसको जारी किसने किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। वर्ष 2019 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में यूरोपीय देश डेनमार्क जहां 87 अंकों के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, वहीं अफ्रीकी देश सोमालिया को दुनिया का सर्वाधिक भ्रष्ट देश घोषित करते हुए 180वें स्थान पर दिया गया। तो नंबर 1 पर कौन है? मतलब सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? डेनमार्क। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश कौन सा है? सोमालिया। इस सूचकांक के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति में वर्ष 2018 की तुलना में 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2019 में भारत जो है 41 अंकों के साथ 80वें पोजीशन पर है, वहीं 2018 में 78वें पोजीशन पर, तब कि यहाँ पर भ्रष्टाचार पिछले बार की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ा है। तो 2018 की जो रिपोर्ट थी या रैंकिंग इंडेक्स था उसमें 78 पे और 2019 वाले इंडेक्स में 80 पर 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। CPI 2019 अर्थात भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत जो है बेनिन, चीन, घाना तथा मोरक्को के साथ संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर है तथा इस वर्ष CPI में अर्थात भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2/3 से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम है। CPI सूचकांक अर्थात भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा 5 देश है? तो पहले नंबर पे डेनमार्क है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे सिंगापुर और 5वें पे स्वीडन है। और सर्वाधिक भ्रष्ट वाले देशों में 5 देश कौन से हैं? तो सबसे लास्ट में 180वें पे सोमालिया है, 179 पे दक्षिण सूडान है, 178 पे सीरिया है, 177 पे यमन है और 176 पे वेनेजुला है। यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान की 68 है, चीन की 41 है, श्रीलंका की 38, नेपाल की 34, पाकिस्तान की 32, म्यांमार की 29, बांग्लादेश की 26 और अफगानिस्तान की 16 है। तो इस प्रकार से देखें कि अपने पड़ोस में भी जो है भारत की रैंक सबसे खराब है और उसके पड़ोस में अफगानिस्तान की रैंक जो है इसमें सबसे सही है। CPI रैंकिंग की इस सूचकांक में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया गया है। इसमें 0 जहाँ अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है, वहीं जो 100 है वो भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति को दर्शाता है। ये 0 से 100 मतलब जितना आप 100 की तरफ जाएंगे उतना ही आप कम भ्रष्ट देश कहलाएंगे। अगला है मालदीव जो है राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है, 54वां देश। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मालदीव जो है 2016 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः इसमें शामिल होने वाला 54वां सदस्य देश बन गया। तो इसके पहले 2016 में यह अलग हुआ था, फिर 2020 में इसमें शामिल हो रहा है। राष्ट्रमंडल के महासचिव पैट्रिक स्कॉटलैंड ने मालदीव के राष्ट्रमंडल में शामिल होने की घोषणा मालदीव द्वारा राष्ट्रमंडल के मूल्यों और सिद्धांतों को सुनिश्चित करने और अन्य राष्ट्रमंडल सदस्यों से परामर्श के बाद की है। मालदीव अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड और लोकतांत्रिक सुधार पर प्रगति के अभाव को लेकर निलंबित किए जाने की चेतावनी के बाद 2016 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ दी थी। मालदीव पहली बार 1982 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। आगे चलते हैं। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 के बारे में। तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा
22 जनवरी 2020 को दुनिया के 165 स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों तथा 2 टेरिटरीज का वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी किया गया है। वर्ष 2019 के इस सूचकांक में जहां नॉर्वे 9.87 अंकों के साथ दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया, वहीं उत्तर कोरिया 1.08 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। तो याद रखिएगा नंबर 1 पे कौन सा नॉर्वे है। सूचकांक में भारत की स्थिति को देखें तो लोकतंत्र सूचकांक 2019 की रैंकिंग भारत जो है 10 स्थान गिरकर 51 स्थान पर पहुंच गया है। मतलब 2019 में जो है 51 है, इसके पहले जो है कितना था, 41 था 2018 की रैंकिंग में। सूचकांक में भारत की रैंकिंग में आई गिरावट के कारण नागरिक स्वतंत्रता में कमी को बताया गया है। सूचकांक के अनुसार भारत का कुल अंक 2018 में 7.23 था, जो अब घटकर 6.90 रह गया है। रिपोर्ट में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि भारत के पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति बदतर है। सूचकांक के मुताबिक चीन 2019 में नीचे गिरकर 2.26 अंक के साथ विश्व में अब जो है 153 165 देशों में 153वें स्थान पर आ गया, या वैश्विक रैंकिंग में निचले स्थान के करीब है। वहीं पाकिस्तान कुल 4.25 अंकों के साथ 108वें स्थान पर है। भारत के रैंक को अलग अलग पैमानों पर देखें तो उसे चुनाव प्रक्रिया और बहुलवाद में 8.67 अंक मिले हैं, सरकार की कार्यशैली में 6.79, राजनीतिक भागीदारी में 6.67, राजनीतिक संस्कृति में 5.63 और नागरिक भागीदारी में 6.76। उसको याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है। उभरती हुई दूसरी अर्थव्यवस्था में ब्राजील जो है 6.86 अंक के साथ 52वें स्थान पर है। रूस जो है 134वें स्थान पर है। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चीन के अतिरिक्त श्रीलंका का जो है 69, अब बांग्लादेश का 80वें स्थान पर है। तो मतलब अपने पड़ोस में जो है भारत की स्थिति इनसे बेहतर है। यह सूचकांक जो है 5 श्रेणियों जहां वर्गीकृत हैं, वहीं 60 संकेतकों पर आधारित है, जो चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित है। उपर्युक्त कुल अंकों के आधार पर देशों को 4 प्रकार के शासन में बांटा गया है। पूर्ण लोकतंत्र, इसमें 8 से ज़्यादा अंक आते हैं तो पूर्ण लोकतंत्र है। दोषपूर्ण लोकतंत्र मतलब 6 से ज़्यादा अंक आते हैं लेकिन 8 या 8 से कम अंक मिलते हैं तो उसे दोषपूर्ण कहा जाता है। क्योंकि भारत की रैंक कितनी है, 6.9 है, 6.9 है, तो 6 से ज़्यादा है, 8 से कम है, तो ये दोषपूर्ण लोकतंत्र वाली श्रेणी में आता है। मिला जुला शासन मतलब 4 से ज़्यादा लेकिन 6 या 6 से कम अंक, और सत्तावादी शासन जहाँ 4 या उससे कम अंक वाले हैं, इसमें सत्तावादी शासन वाले में चाइना आता है। तो ये 4 श्रेणियों में रखा जाता है। तो भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, याद रखिएगा। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शामिल शीर्ष 5 देश कौन से हैं, तो शीर्ष 5 देश आपके नंबर 1 पे नॉर्वे है, दूसरे पे आइसलैंड है, तीसरे पे स्वीडन है, चौथे पे न्यूजीलैंड है, 5वें पे फिनलैंड है। ठीक है। इसके अलावा यदि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 के निम्नतम 5 स्थानों पर देखें कौन से देश हैं, तो सबसे लास्ट में आपका 167 पे आपका उत्तर कोरिया है, 166 पे रिपब्लिक ऑफ कांगो है, 165 पे आपका सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य, 164 पे सीरिया और 163 पे चार्ट है। तो ये हैं तथा ये EIUE मतलब है आपका वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के औसत रूप में गिरावट आई है। यह 2018 के 5.48 से गिरकर 5.44 पर आ गया है। यह 2006 के बाद से सबसे खराब स्तर है। 2006 में पहली बार EIUE ने ऐसा सूचकांक जारी किया था। वहीं वर्ष 2019 जो है लोकतंत्र के लिए सबसे खराब था। वैश्विक गिरावट मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका जैसे देश क्षेत्रों से प्रेरित थी। अधिकांश एशियाई देशों की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। अगला है बच्चों की खुशहाली से संबंधित फ्लोरिसिंग इंडेक्स 2020। कौन सी इंडेक्स है, फ्लोरिसिंग इंडेक्स 2020, जो कि बच्चों से संबंधित है। तो WHO, यूनिसेफ और द लेसेंट मेडिकल जर्नल के संयुक्त तत्वाधान में किए गए शोध के आधार पर दुनिया के 40 से अधिक बाल एवं किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के आयोग ने 19 फरवरी 2020 को बच्चों को खुशहाल जीवन देने संबंधित फ्लोरिसिंग इंडेक्स 2020 जारी किया। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन प्राप्त है। रिपोर्ट में 180 देशों की क्षमता का आकलन किया गया है। ये देश सुनिश्चित कर पाते हैं या नहीं कि उनके यहाँ के बच्चे पले बढ़ें और खुशहाल रहें। खुशहाली सूचकांक का संबंध किसी भी राष्ट्र में माँ बच्चों की उत्तरजीविता, पलने बढ़ने तथा उसके कल्याण से है। बच्चों के पालन पोषण का खुशहाली संबंधित सूचकांक फ्लोरिसिंग इंडेक्स में भारत काफ़ी पीछे है। 180 देशों में भारत जो है 131वें स्थान पर है, 131 पोजीशन पर है। वहीं भारत प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से संबंधित
सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में जो है वो 77वें 77वें स्थान पर है। उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण के मामले में नॉर्वे सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, फिर तीसरे स्थान पर नीदरलैंड का स्थान है। इस सूचकांक में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड और सोमालिया सबसे नीचे आते हैं। हालांकि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में चाड को छोड़कर बाकी के देश बहुत पीछे हैं। अल्बानिया, आर्मेनिया, ग्रेनडा, जॉर्डन, मोल्दोवा, श्रीलंका, ट्यूनीशिया, उरुग्वे तथा वियतनाम 2030 के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुसार चल रहे हैं। खुशहाली सूचकांक में माँ एवं 5 साल से कम आयु के बच्चों की उत्तरजीविता, आत्महत्या दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधा, बुनियादी साफ सफाई, भीषण गरीबी से मुक्ति, बच्चों का फलना फूलना आदि आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी देश अपने नौनिहालों को टिकाऊ भविष्य देने के पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। रिपोर्ट के अग्रणी शोधकर्ताओं में से एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोफेसर एंथनी कोटलो ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करवा रहा है जो हर बच्चे के विकसित होने और स्वस्थ भविष्य को जरूरी है। उन्हें जलवायु परिवर्तन व व्यवसायिकता का सीधे सीधे खतरा है। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि फ्लोरेसिंग इंडेक्स किससे संबंधित है या बच्चों की खुशहाली से संबंधित है, ठीक है। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 131 पोजीशन है 180 देशों में। तथा नंबर 1 पे कौन है, सबसे बेहतर पोजीशन में कौन है? तो नॉर्वे है, दूसरे पे दक्षिण कोरिया है, तीसरे पे नीदरलैंड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो अर्धवार्षिकी वाला सेक्शन था यहाँ पर पूरा होता है। वीडियो थोड़ा लंबा है तो यह वाला सेक्शन पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।